चले लास्ट बताओ क्या था, कहां तक करके गया था? परमाणु बाहर हो गया था ना। मेरे को एक सवाल बताओ कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? 6.28 इंटू 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन। भूल गए क्या? 6.28 इंटू 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन कूलम में बताया था ना। आगे जो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? 2n²। क्या था? 2n² था, 2n² था। चले अच्छा, इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में गति कर सकते हैं जिनका कोणीय समय कितना होना चाहिए? nh/2π। nh/2π जहाँ h क्या था? स्थिरांक। h की वैल्यू कितनी थी? 6.626 इंटू 10 घात 34। 10 घात 34 थी, यही तो था। आगे देखो, अगला एक अष्टक नियम। क्या बोलते हैं इसको? अष्टक नियम, एट रूल बोलते हैं उसको, अष्टक नियम। किसने दिया था? तो याद रखना, न्यूलैंड्स ने। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। चले, इस नियमानुसार किसी भी परमाणु को, किसी भी पदार्थ को स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए, प्रकृति में स्थायी होने के लिए बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा यानी बाहर से बाहर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? होने चाहिए। किसी भी पदार्थ क्या होना चाहिए? अगर स्थायी होना है तो उसके कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाह्यतम कक्षा में? 8। और पहली कक्षा में पूछा तो कितने अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। भाई स्थायी होने के लिए एक तो बाह्यतम कक्षा होती है, एक बाहर की कक्षा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। अब किसी के पास वो भी नहीं है, जैसे मान लो हाइड्रोजन के पास एक ही है, अब वो मर थोड़ी जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? साझा करना पड़ेगा। उसके पास कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाह्यतम में? 8। अगर 8 नहीं है तो उससे पहली वाली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्थायी होने के लिए? कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस नियमानुसार पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के गुणों के समान होते हैं। चलेंगे आगे, ये नियम ये बताता है खाली। चले आगे, अगली खास बात। आठवें तत्व के गुण समान होते हैं। फिर पढ़ोगे आप इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता बता चुका हूं कौन थे कौन नहीं थे, कितना आवेश होता है, कितना भार होता है, सारा बता दिया। चले आगे, इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कक्षा में? 2 प्रकार के। एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। चले आगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से काम करते हैं। एक तो क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं? विद्युत धारा प्रवाह। विद्युत धारा प्रवाह कौन से इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। चलिए आगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? वे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक बंध बनाते हैं। क्या बनाता है? रासायनिक बंध, यानी कि बॉन्ड बनाते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं। चलें क्या? मैंने कहा सर समझा नहीं, कहना क्या चाह रहा हूं। पहले बात, इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार? 2 प्रकार, मुक्त और संयोजी। मुक्त क्या होता है? जिनकी वजह से विद्युत धारा प्रवाह होता है। चले आगे, और जो रासायनिक बंध बनाते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु या किसी परमाणु के बाह्यतम यानी कि सबसे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। चलिए आगे, किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो या क्या होंगे? मुक्त होंगे या कैसे होंगे?
संयोजी। अब आपको पता मुक्त होंगे तो क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, और संयोजी होंगे तो बॉन्ड बना लेंगे। संयोजी होंगे तो क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। चलेंगे आगे। मैंने कहा सर बताइए, बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, बंध कितने प्रकार के होते हैं, बंध दो प्रकार के होते हैं। मैंने कहा सर कौन कौन से, एक तो आयनिक बंध होते हैं। कौन से बंध होते हैं, आयनिक बंध, जिसमें आयन बनते हैं, आयनिक बंध। एक होते हैं आयनिक बंध, एक होता है सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। बात करता है आयनिक बंध की। वे बंध या बॉन्ड जिनमें धन आयन, आयन या ऋण आयन बनते हैं, ऋण आयन बनते हैं, आयन बनते हैं। मैंने कहा सर समझा नहीं, कहना क्या चाह रहे हो। चले, मेरे पास मान लीजिए सोडियम है, किसका एक परमाणु कौन सा है, सोडियम है। चलो आगे, एक मेरे पास है क्लोरीन, कौन है, क्लोरीन। चले आगे, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। कितना होता है, 17 होता है। इनके अपन क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बनाते हैं इनका। ये तो था नाभिक, क्या होता है, नाभिक। नाभिक में पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो एक मैंने यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया, टोटल कितने अपने पास, 11। 2 तो पहली कक्षा में आगे, दूसरी कक्षा में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे, बना देते, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने हो गए, 8 और 2 10 हो गए। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। 3 3 9 2 18, आधे में 8 18 आ सकते हैं। लेकिन अपने पास बचे कितने, एक ही तो बचा है भाई। 2 तो पहली वाली कक्षा में आ गए, फिर दूसरी कक्षा में 8 आ गए, फिर एक, मतलब एक ही तो बचा ही। और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे या संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। बात करते हैं दूसरा, क्लोरीन की बनाते हैं। ये वापस नाभिक, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। दूसरी कक्षा में कितने आएंगे, 8। मैं लिख देता हूँ 8। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18। बच्चे कितने अपने पास, 7 ही तो बच्चे हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 और 7। चलो आगे ध्यान से समझना। क्लोरीन के पास कितने बच गए इलेक्ट्रॉन, 7। इसके पास कितने हो गए, 1। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं, क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। तो अब देखो, इसको अगर प्रकृति में स्थायी होना है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाह्यतम कक्षा में, 8 होने चाहिए ना, कम से कम कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर इसको कहीं से एक मिल जाए, कहीं से अगर एक मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा नहीं हो जाएगा क्या, और ये प्रकृति में क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। और जबकि देखो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, 1। अगर इसको 7 और मिल जाए, 7 और मिल जाए तो ये भी तो क्या बन सकता है, स्थायी हो सकता है। अब एक बात बताओ, अगर ये कहीं से 7 लेगा तो ऊर्जा ज्यादा नष्ट होगी। इससे अच्छा एक बात, अगर ये किसी को दे दे तो अंदर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन इसकी, 8 है, ये भी स्थायी हो जाएगा। तो ये जब दोनों मिलते हैं ना तो क्या करता है, सोडियम क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग देता है। त्याग देता है, कहां चला जाता है, क्लोरीन को दे देता है। किसको दे देता है, क्लोरीन को। मतलब सोडियम जो होता है हमेशा क्या करता है, दान करता है। क्या करता है, दान। और जो लेता है वो क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण। चले, तो सोडियम और क्लोरीन में जब मिलन हुआ तब क्या, सोडियम ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो बनाते हैं ऋण आयन, धन आयन। क्या बनाते हैं, धन आयन। तो हमेशा ध्यान रखना, सोडियम आप प्लस लिखा हो देखोगे, नोटिस किया कभी इस चीज को, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग है, जो कोई दान करता है वो पॉजिटिव सोच के ही तो होता है, उसने पॉजिटिव क्या ले लिया, चार्ज ले लिया। और जो ग्रहण करता है उसमें कौन सा चार्ज आ जाता है, इसलिए क्लोरीन पास में देखा माइनस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। इसलिए दोनों जब मिलेंगे तो निर्माण हो गया था NaCl का। किसका हो गया था, NaCl। जहां Na पे प्लस का होता है, ये माइनस, और ये बन गया था नमक। क्या बन गया था, नमक। नमक का फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड। जैसे ही दे दी कक्षा पूरी खत्म, जैसे ही देगा ये कक्षा पूरी समाप्त होगी। अब कितने बच गए अंदर वाली कक्षा में, 2 बच गए ना। अब दोनों साथ हो गए, दोनों साथ ही रहते हैं। आप हमेशा देखते अलग अलग थोड़ी दिखता है, नमक कभी अलग दिखता है, सोडियम और क्लोरीन अलग थोड़ी दिखता है। दोनों साथ हो गए, ये भी स्थायी हो गया, ये भी स्थायी हो गया। कहने का मतलब क्या है, आयनिक बंध किसको बोलते हैं, वे बंध जिसमें क्या बनते हैं, प्लस और माइनस बनते हैं। क्या बनते हैं, प्लस और माइनस। बना कि नहीं बना इसमें। चले अगली खास बात, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं।
सुचालक होते हैं, यानी कि इनमें विद्युत प्रवाह हो सकता है। नमक का पानी विद्युत प्रवाह हो सकता है ना। अगला खास बात, आयनिक बंध में क्या होगा, इनका गलनांक, गलनांक और क्वथनांक। क्वथनांक, गलनांक का मतलब तो किसी चीज, किसी वह टेम्परेचर जिस पर कोई वस्तु गल जाती है। क्वथनांक का मतलब किसी चीज पर उबलती है कोई वस्तु, क्या करती है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च। आप देखना ना, ये ना उबलता मुश्किल से है। नमक जब आप उबालते हो पानी उड़ जाता है, लेकिन ये पड़ा रहता है, नहीं है क्या। तो इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। चलूंगे आगे और आ जाओ सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, वे बंध या वे बॉन्ड जिनमें धन आयन वे ऋण आयन नहीं बनते, वे ऋण आयन नहीं बनते, इनमें धन आयन और ऋण आयन नहीं होता। चलो आगे, तो कैसे बनेंगे ये बंध या बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। साझे यानी कि आदान प्रदान से बनते, साझे से बनते हैं। एक किसी को देता नहीं, एक दूसरे के आते हैं, केवल काम आते हैं। कैसे, तो इसका भी डायग्राम देखो। सहसंयोजी बंध का हाइड्रोजन का नाम सुना कभी, इसके पास परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसके पास एक, हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है ना, इसका परमाणु क्रमांक एक। ऑक्सीजन का नाम सुना आपने, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 8। कितना होता है, 8। दोनों का बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका बनाता है ये पहले का, ये नाभिक और ये पहला, एक इलेक्ट्रॉन इसका तो खत्म हो गया, नहीं हो गया क्या। अब इसका बनाता है ऑक्सीजन का, ये पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी में 6 आएंगे। भाई आने में तो 8 आ सकते, लेकिन बच्चे कितने, 2 4 6। चल आगे। अब एक बात बताओ, अगर ऑक्सीजन को अगर स्थायी होना है, ऑक्सीजन क्या होना है, स्थायी होना है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 और चाहिए, तब जाकर 8 बन जाएंगे। इसको स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम से कम 1 चाहिए, 2 हो जाएंगे। अगर ये इसको 1 अगर दे दिया मान लो, दे दिया, तो ये तो हाइड्रोजन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, प्रकृति में रह ही नहीं पाएगा। तो ये देगा क्या इसको, ये देगा नहीं। और ये इसको 1 देगा नहीं, ये बोलेगा तो तू देख मेरे को दे दे, मैं कहीं से और से ले लूंगा, तो मेरे 8 पूरा। तो ये करते एक दूसरे को देते नहीं, लेकिन क्या करते हैं, साझा करते हैं। क्या करते हैं, साझा करते हैं कि जब तेरे को जरूरत पड़े तो तू काम ले लेना, मेरे को जरूरत पड़े तो मैं काम ले लूंगा। अब हाइड्रोजन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही और एक ही, इस तरह नहीं हो गया तो हो गए। ऑक्सीजन के पास देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके पास 7। ऑक्सीजन के पास कितने की कमी रहेगी, 1। अब एक किसके पास जाएगा, ये वापस आता है हाइड्रोजन के पास, किसके पास जाता है, दूसरा हाइड्रोजन के पास। ये तो H1 था, ये H2 हो गया, ठीक है। इसके भी क्रिया बनाते हैं, ये नाभिक हो गया, ये हो गया, इसके भी एक ही बचेगा इलेक्ट्रॉन भाई, और ये इसके साथ क्या कर लेता है, साझा। अब काउंट करो, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 8 हो गए, हाइड्रोजन की भी अपनी पूरी होगी, हो गई नहीं। क्या इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए एक दूसरे को, नहीं दिए, इलेक्ट्रॉन नहीं दिए ना, केवल क्या हुआ है, साझा हुआ। क्या हुआ है, साझा, खाली बॉन्ड हुआ है। चले आगे, तेरे को जरूरत पड़े तो तू काम ले लेना, मेरे को जरूरत पड़े तो मैं काम ले लूंगा। चले, इस प्रकार निर्माण किसका बन गया था, ये H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु मिलके एक ऑक्सीजन के साथ, ये बन गया था जल। क्या बन गया था, जल, पानी, जिसको आसुत जल बोलते। क्या बोलते हैं, आसुत जल। शुद्ध प्योर जो वाटर है ना, कभी विद्युत का सुचालक नहीं होता, कभी नोटिस कर लेना इस बात को। इलेक्ट्रिसिटी का परिवहन नहीं करता प्योर वाटर। अगर वो बैटरी में जो पानी डालते हो ना, वो पानी होता है D2O। क्या होता है, D2O, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, सबसे भारी जल होता है ये, साफ होता है, इसके अंदर कोई कण नहीं, इसलिए बैटरी में डाल देते हैं। अगर बैटरी में पहले से प्लस माइनस, अगर ऊपर से प्लस माइनस डाल दे, शॉर्ट नहीं हो जाएगा क्या, है ना। अपने घरों में जो पानी है, तो फिर उसमें करंट क्यों होता है, उसमें क्लोरीन की मात्रा मिलाई जाती है। किसकी मात्रा मिलाई जाती है, क्लोरीन की मात्रा मिले, और क्लोरीन में आपको पता माइनस का चार्ज होता है, नहीं होता क्या, इसलिए अपना कोई करंट है। प्योर जो वाटर है ना, डिस्टिल वाटर, उसमें कभी भी करंट है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनमें प्लस माइनस बनता ही नहीं। बनाया क्या यहाँ पे कहीं, चलूँ आगे, आ जाओ। तो सहसंयोजी बंध में क्या होता है, इनमें धन आयन और ऋण आयन नहीं होते। इलेक्ट्रॉनों के क्या बनते हैं, साझे से बनते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, विद्युत के क्या होते हैं,
कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। चले आगे। अगला, गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। गलनांक और क्वथनांक, क्वथनांक निम्न होता है। क्या होता है? निम्न, यानी कि लो से लो होता है। कोई दिक्कत समझे, परेशानी यहाँ तक हो जाएगा ना? इतना उतारो फिर चलते। समझ आए गए ऊपर से ही हो जाएगा ना? आ जाओ। दो चीजें आप पढ़नी है आप लोगों को। एक आप पढ़ोगे आयनन एंथैल्पी। क्या पढ़ोगे? आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी। एक पढ़ोगे आप, दूसरी यही लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता। चलिए, अब एक बात बताओ, अब जैसे आप इलेक्ट्रॉन एक ले रहे हो, एक दे रहे हो, कभी साझा कर रहे हो, कभी वो कोई दे रहे। परमाणु तो आपको पता उदासीन होता है। जब तक बाहर से ऊर्जा नहीं दोगे वो रिएक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। मतलब आपने क्या किया, पहले सोडियम था और क्लोरीन का जब आपने मिलाया था तो सोडियम ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन त्यागा था। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते वो हमेशा धनायन बनाती है, बता दिया। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो अपने आप त्याग देगा क्या? उसको कुछ ना कुछ क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? भाई सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, निकाला था कि नहीं निकाला था? तो उसको निकालने में कुछ ना कुछ ऊर्जा तो लगी होगी। और क्लोरीन ने ग्रहण भी तो किया होगा, तो कुछ ग्रहण करने में भी तो ऊर्जा चाहिए, नहीं चाहिए? आपको खाना खाने के लिए भी क्या चाहिए? अंदर ऊर्जा होनी चाहिए। नहीं समझे मेरी बात को? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने में और ग्रहण करने में दोनों में ऊर्जा लगती है। वो किस नाम जानी जाती है? देखो, किसी किसी परमाणु परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन त्यागने में दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है आपको? किसी को त्यागना है, किसी को त्यागना है। त्यागने में जो ऊर्जा लगती है वो क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी। अब जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो ग्रहण भी तो करेगा कोई ना कोई। चले, तो एक किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में व्यर्थ ऊर्जा या काम में ली गई ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। समझ आ गई क्या मेरी? अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, त्याग रहे हो, तो आयनन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा ना? चले, ये था आपका नॉलेज वाला। अब आपका पार्ट शुरू होगा चालक, कुचालक, अर्धचालक, कुचालक और सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। इतना उतारो फिर चलते। चले आगे। अगला भाग देखो इसका। अब आप जो पढ़ोगे इसके अंदर पढ़ोगे चालक। क्या पढ़ोगे? चालक। चालक के बाद आता है कुचालक। क्या आता है? कुचालक। एक होते हैं अर्धचालक। क्या होते हैं? अर्धचालक। ध्यान से समझना इन चीजों को। चले, क्या हो गया बेटा? चले, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक की बात करते हैं। चालक को क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। या इसी को बोलते हैं सुचालक। क्या बोलते हैं? सुचालक। इंग्लिश में तो कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। चालक बोल दो, सुचालक बोल दो। चले, वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह होता है, जिनमें क्या होता है? धारा प्रवाह होता है, वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाता है। कंडक्टर कहलाएंगे वही, सीधी सी बात। जिनमें धारा प्रवाह हो जाता है वो क्या कहलाएंगे? कंडक्टर या चालक कहलाएंगे। कंडक्टर या चालक कहलाएंगे। अगली खास बात क्या है इसकी? जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, फेरस बोलते हैं जिसको। इसको अर्जेंट बोलते हैं, एजी है ना? चले, जैसे चांदी, तांबा लिख देता हूं। चांदी,
तांबा, एल्यूमिनियम, मीनियम और लोहा, ये क्या होता है? सारे क्या है? चालक। जितनी भी धातु हैं, जितनी भी धातु हैं, जितनी भी धातु सारी कौन सी होती है? चालक। अपवाद एक याद रखना, पारा। क्या रखना है? पारा। पारा विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है? लेकिन ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक। ऊष्मा मिलती है तो वो पिघल जाती है। पारा या मरकरी क्या होती है? एक लिक्विड अवस्था में पाई जाने वाली धातु है ना? कमरे के तापमान क्या होता है? पिघल जाती है। विद्युत की क्या होती है? कुचालक। अपवाद वो आगे लिखा दूंगा, अभी के लिए इतना याद रखो। कंडक्टर या चालक सुचालक वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह होती है, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। और ये चालकता का क्रम है। कैसा क्रम है? चालकता का क्रम। ये पूछा गया सवाल है। क्रम, चालकता का क्रम बताओ, निम्न में से चालकता का क्रम कौन सा है? चांदी, तांबा, लोहा और चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। इन्हीं को आगे पीछे करके पूछा जाएगा, ऑप्शन 4 बना देगा। जैसे पहले ऑप्शन में चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा हो गया। दूसरा क्या दे देगा? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी। तीसरा क्या देगा? एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, लोहा। चौथे में क्या देगा? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी। सबसे ज्यादा अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी। उसके बाद कौन होता है? तांबा। उसके बाद कौन होता है? उसके बाद एंड में नंबर किसका आता है? लोहे का। तो चालकता का क्रम याद रखना, सबसे अच्छा चालक कौन? चांदी, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा। चलूंगे आगे। अगला, इनका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाऊंगा आगे। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? पूरा टॉपिक है। इनका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है भाई? सीधी सी बात याद रखना, प्रतिरोध कम होगा तभी तो चालक अच्छा बनेगा। इससे ये याद रखना, इनका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? कम। इनके बाह्यतम कक्षा में, इनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 3 होती है। अधिकतम 3 होती है। कितनी होती है? 3। जिसमें ज्यादा, जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा क्या बनेगी? अच्छा चालक बनेगा। जितना अच्छा क्या भाई, 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों अगर त्याग देंगे तो ज्यादा से ज्यादा जब बताइए ना ऊर्जा। चलो आगे। तो सबसे ज्यादा अच्छा चालक कौन सा होगा? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोई ज्यादा से ज्यादा होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या लगे पूछ लो। चालक या कंडक्टर किसको बोलते हैं? सुचालक। वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह शुरू होता है, एल्यूमिनियम, अर्जेंटीना, कॉपर, एल्यूमिनियम और फेरस, ये चालकता क्रम है। इनका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। इनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 3। अधिकतम कितनी होती है? 3 होती है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा। अगला देखो, ये इतना उतारो एक पिट। चले आगे, आ जाओ। अगला है कुचालक। क्या है? कुचालक। इसको बोलते हैं ए चालक। क्या बोलते हैं? ए चालक। इसको बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। नाम तो सुना ही होगा। इंसुलेटर खंभों पर नहीं लगते, उनको इंसुलेटर तो बोलता है। आ जाओ, इनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। प्रतिरोध ज्यादा होगा तभी तो क्या होता है? अगली खास बात, इनमें विद्युत प्रवाह नहीं होता। इनमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता। इनमें विद्युत धारा प्रवाह बिल्कुल नहीं होता। चलिए आगे। अगली खबर, क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती। न के बराबर होती है। न के, तभी तो विद्युत की कुचालक होती है। चले अगली खास बात, एग्जाम्पल का तौर पर देखोगे, शुष्क वायु, पीवीसी, लकड़ी, कागज, कांच। नहीं समझ आया क्या? रबर, ये सारी कैसी है? आदि लगा दो ना पीछे, वो सारी के। हाँ, पारा विद्युत की कुचालक, लेकिन ऊष्मा की चालक होती है वो। लेकिन वो धातु है ना, है धातु वो, इसलिए इसमें नहीं पढ़ सकते आप। चलो आगे, वो धातु के अंदर अपवाद है वो। चले, सबसे अच्छा अचालक कौन सा होता है? शुष्क हवा।
मोस्ट लेना सबसे अच्छा चालक, अच्छा अचालक। ऐसा सबसे अच्छा अचालक कौन सा होता है? शुष्क हवा, ड्राई एयर होते हैं। कौन सी होती है? ड्राई एयर, जिसके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं हो, नमी बिल्कुल भी ना हो, हाँ, सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छा। चलें कि आगे? ये बाइंडिंग को बीच में खुला रखा जाता, कभी नोटिस किया आपने? बाइंडिंग को बीच में क्या रखा जाता है? ऐसा खुला रखा जाता है, ऐसा करता है बाइंडिंग। ये जो घेरे बीच में नहीं होते, इनके बीच में गैप होता है, तो बीच में से हवा जा सके, हवा जाएगी तो बीच में से शॉर्ट नहीं होने देती है। आगे पढ़ेंगे जब बाइंडिंग पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको तो इतना याद रखना, सबसे अच्छा अचालक, सबसे अच्छा अचालक कौन सा होता है? शुष्क वायु। चले अगला, इनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी कि हिंदी में बोलते हैं पेरा वैद्युतांक सामर्थ्य, वैद्युतांक सामर्थ्य, सामर्थ्य उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अचालक पदार्थों क्या होती है? उच्च होती है। मैंने कहा सर ये होती क्या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की वोल्टेज सहन सीमा, सहन सीमा उसकी क्या कहलाती है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। चले, कोई पदार्थ कितनी वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा सहन कर सकता है, कितनी वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा सहन, जैसे रबड़ है और लकड़ी, इन दोनों में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? लकड़ी की ज्यादा। रबड़ तो पिघल जाएगा भाई, गर्म होकर पिघल जाएगा, लकड़ी तो चली रहेगी। लेकिन एक स्ट्रेंथ जहां पे आएगी, लकड़ी भी क्या पकड़ लेगी? आग पकड़ लेगी। हर एक चीज क्या होती है? एक लिमिट होती है ना। वैसे तो अचालक पदार्थ क्या होती है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? उच्च होती है। क्या होती है? उच्च होती है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं किसको? किसी पदार्थ की वोल्टेज सहन सीमा, वोल्टेज सहन सीमा क्या कहलाती है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। अगली खास बात इसकी क्या याद रखना, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की पूछ गई, मोस्ट कर लेना इस सवाल को। इसकी इकाई, इकाई केवी प्रति एमएम होती है। केवी प्रति एमएम उसके है ना, केवी प्रति एमएम होती है। क्या होती है? किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर, एमएम होती है। चलने के आगे हो जाएगा ना, जहां तक को दिक्कत समझ लगे पूछ। अचालक विद्युत का क्या होते हैं? कुचालक होते हैं ये पदार्थ। चलो, विद्युत प्रवाह इनमें नहीं होता, विशेष प्रतिरोध अधिकतम होता है। विद्युत प्रवाह क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। जैसे शुष्क वायु या पीवीसी वगैरह, सबसे अच्छा अचालक कौन सा होता है? शुष्क वायु होती है। इनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहती है सबसे अधिक होती है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं किसको? किसी पदार्थ की वोल्टेज सहन सीमा, वोल्टेज सहन सीमा क्या कहलाती है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इकाई किसकी क्या होती है? केवी प्रति एमएम, केवी प्रति एमएम। उतारो फिर चलते हैं। एम्पियर कहाँ होती है? मानो समझ आ रहा है कुछ? ये तो चैप्टर अब खत्म होगा, नया शुरू होगा, तब समझ आएगा, बीच में आया तू तो सब कंटिन्यूटी बना के रखना। लास्ट कौन सा बच गया था? अर्धचालक है ना, अर्धचालक, अर्धचालक इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। इनका अक्सर किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जो शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में तो अचालक होते हैं, होते हैं, होते हैं, परंतु परंतु अशुद्धि मिला देने पर, अशुद्धि मिला देने पर, मिला देने पर चालक बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं, बन जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेमी कंडक्टर। और इस एक अर्धचालक, इसके एक, इस एक वर्ड के ऊपर, इसके ऊपर एक पूरी पूरी ब्रांच बनेगी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। यहीं से बनेंगे आपके डायोड, डायोड जो बनता है इनसे बनता है। सोलर प्लेट जो बनी है ना एसीओडी, वो यहाँ से बनेगी। इससे एक पूरा का पूरा आपके ना सेकेंड ईयर में चैप्टर आएंगे, कम से कम 8 चैप्टर पढ़ाऊंगा इस एक वर्ड के ऊपर ही है। इसी से उत्पत्ति हुई है हर चीज की। एंड में क्या पढ़ोगे? एससीआर नाम सुना है? एससीआर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर तो नाम सुने होंगे, ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, सब इनसे बने हुए अर्धचालक से। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पूरी अर्धचालक पर टिकी हुई। सिलिकॉन की कमी आ गई थी।
हाँ वही वही उसी से बनेगा, मतलब वो बना उसकी नींव क्या, नींव ये है, इनसे बनेगी। कैसे बनेगी वो सेकंड ईयर में समझोगे, यहाँ तो एकदम नॉर्मल सी चीज है। चलिए, तो अर्धचालक किसको बोलते हैं? जो आधा चालक है। क्या है? आधा चालक है। मतलब क्या होगा, शुद्ध अवस्था में क्या होता है? अचालक होता है। अशुद्ध मिला देने पर क्या बन जाता है? चालक। अगली खास बात, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक होती है। क्या होती है? 4 से अधिक। पहले वाला हम बताना भूल गया, पूरी पूरी 4 होती है। अर्धचालक सॉरी अचालक पड़ा था ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या पूरी पूरी कितनी होती है? 4 होती है। इसलिए वो ना तो किसी को देख सकता है ना ही ले सकता है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए ना, वो 4 देगा तो ऊर्जा खपत होगी, और 4 लेगा तो ऊर्जा खपत होगी। चले, तो सबसे चालक पड़ा उसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या 4 से कम। अचालक में पूरी पूरी 4, अर्धचालक में 4 से अधिक। अर्धचालक में होती है 4 से अधिक, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या 4 से अधिक होती है। अगली खास बात, एग्जाम्पल के तौर पे याद रखोगे आप, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम अशुद्धि कैसे मिल जाती है, सेकंड ईयर पढ़ेंगे। चले, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। चले आगे, सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला जो अर्धचालक है वो कौन सा? सिलिकॉन है। कौन है? सिलिकॉन है। सबसे ज्यादा राजस्थान में मिलता है, अपने बेल से प्राप्त हो जाता है, बालू मिट्टी से, बालू मिट्टी से मिल जाता है सिलिकॉन। चले आगे, देखो कैसे होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। कितना होता है? जर्मेनियम का होता है 32। कितना होता है? 32। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे इसका। पहले केस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दूसरी केस में कितने होंगे? 8। तीसरी में 18 होंगे, लेकिन बचे कितने? 4 नहीं बचे क्या? मतलब लास्ट कक्षा में कितने होंगे? 4। इसमें देखो, पहले कक्षा में, दूसरी में कितना हो सकता है? 8। तीसरी में 18, जोड़ो कितने हो गए? 28 हो गए। चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कितना आ सकते? 4 चौक 16, 16 दूनी 32 आ सकते हैं ना। बच्चे कितने अपने पास? 4 ही तो बच्चे हैं, तो 4। चले, तो इसकी कक्षा में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसमें भी कितने? 4। इन्हीं के इनको बोलते हैं चतुस्संयोजी पदार्थ बोलते हैं। इन्हें चतुस्संयोजी पदार्थ भी कहते हैं। मोस्टर। चले, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक याद रखना, कितना? तो 14। जर्मेनियम का कितना होता है? 32। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या लग रही है तो बताओ, हो जाएगा ना? बाकी कल करेंगे।